ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने स्वदेशी हथियारों की ताकत दिखाई है और उसी के आगे बढ़ाते हुए रक्षा मंत्रालय ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और कदम बढ़ाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA प्रोग्राम को हरी झंडी दी और इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA इंडस्ट्री के सहयोग से पूरा करेगी। इसका मकसद देश की घरेलू एरोस्पेस क्षमताओं को बढ़ाना, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के जरिए अत्याधुनिक फाइटर जेट्स तैयार करना है। AMCA प्रोटोटाइप का विकास देश की तकनीकी मजबूती और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर होगा। इससे देश की रणनीतिक तैयारियां मजबूत होंगी, साथ ही डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को भी नया आयाम मिलेगा। इस पूरी प्रक्रिया में भारत कंपनियों की भागीदारी को प्राथमिकता दी जाएगी। देश ने एक सपना देखा था कि वो 5वीं पीढ़ी का फाइटर बना के रहेगा और लगता है ये सपना अब पूरा हो चुका और सपने ने आकार लेना भी शुरू कर दिया है। इस वक्त आप ये मॉडल देख रहे हैं, ये बेसिकली एक 1:1 मॉडल है, यानी कि जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट M का प्रोग्राम है उसका जब एक्चुअल एयरक्राफ्ट आएगा तो सेम यही होगा। ये पहली झलक है जो आने वाले दिनों में भारतीय आसमान पर अपना दमखम दिखाएगी। दुनिया के पास तमाम ऐसी तकनीकें हैं। दुनिया में कई ऐसे देश थे जिनको लगता था कि सिर्फ उन्हीं के पास तकनीक है, किसी और के पास नहीं, लेकिन अब 5वीं पीढ़ी के एयरक्राफ्ट बनाने की तकनीक हमारे पास भी है और DRDO ने इसको बनाया है। आडा के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद है और क्यों ये सबसे बेहतर होने वाला है इनसे जानते हैं। सर, M का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है सबके लिए, आपके लिए भी, पूरे देश के लिए भी। आज ये आकार ले चुका है, कैसा फील करते हैं? पहले तो आपकी फीलिंग्स बताएं। Very happy because the nation is witnessing that air prowess and technological advancements that has happened in the country, that we are showcasing to the entire nation that India is going to have its own 5th generation fighter. We are not far away, we are just reached. 2028 से पहले ये जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है उसका सपना साकार हो सकता है और ये अपने आप में ही एक कह सकते हैं कि शायद तकनीक का एक मार्वल है। दुनिया के वो तमाम देश जो कि इस बात का दम भरते रहे हैं कि उनसे बेहतर कोई नहीं, लेकिन ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये मॉडल नहीं, एज इट इज प्रोटोटाइप है। यहाँ पे इस वक्त ये ज़रूर खड़ा नज़र आ रहा होगा, पार्क नज़र आ रहा होगा और इसके जो कंपटीटर हैं वो बाहर उड़ान भर रहे हैं, लेकिन 2028 के बाद जितने भी ऐसे एरो इंडिया शोज होंगे वहाँ पे ये भी मौजूद होगा। लेकिन अब थोड़ा सा इसको घूम के दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर इसमें क्या खासियत है। इसका जो डिज़ाइन है, एरोडायनामिक डिज़ाइन है, इसके लिए ख़ास तौर पर ये ध्यान दिया गया है कि यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ना मूव करे। आप बेली में देख सकते हैं, इसके बेली के नीचे, यहाँ नीचे की तरफ एक शाफ्ट है, वो शाफ्ट खुलता है और उसके अंदर इंटरनल इक्विपमेंट, इंटरनल जो है वो एमुनेशन है वो अंदर रहता है। वायुसेना का बड़ा फ्यूचर प्लान, 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की तैयारी। वायुसेना में आने वाली है स्वदेशी M की बारी। दुनिया के देशों में इस वक्त हथियारों की होड़ मची है। इसी हथियारों की होड़ के बीच PM मोदी की अगुवाई वाले नए भारत ने वायुसेना को वो दिशा दी है जहां हम आकाश में एक ऐसा रक्षा कवच तैयार कर चुके हैं जिसे भेद पाना किसी के बस की बात नहीं। वायुसेना के इसी रक्षा कवच में अब M का यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की एंट्री होने वाली है। 5वीं पीढ़ी के इस फाइटर जेट के प्रोटोटाइप पर काम शुरू कर दिया गया है। ये एक हाईटेक स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा इसको तैयार किया जा रहा है। ये लगातार 10 घंटे तक उड़ान भर सकता है। साथ ही ये दुश्मन के रडार सिस्टम को भी आसानी से चकमा दे सकता है। दावा किया जा रहा है कि अगले 5 साल में M का पहला प्रोटोटाइप
तैयार हो जाएगा। खास बात ये कि पीएम मोदी के मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत इस आसमानी रक्षा कवच को तैयार किया जा रहा है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 1200 जोड़ों की शादी हुई। सीएम योगी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम योगी ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और उनके ऊपर फूल बरसाए। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले मात्र 20,000 रुपए दिए जाते थे, वो भी चेहरा देखकर, लेकिन अब लड़की के अकाउंट में 60,000 रुपए भी जमा हो रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि मुख्यमंत्री युवा योजना के तहत 5 लाख तक का लोन बिना ब्याज के दिया जाएगा। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले समाज कल्याण विभाग के द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति की कन्याओं की शादी में मात्र 20,000 रुपए की सहायता दी जाती थी और वह भी चेहरा देख करके दिया जाता था, सबको नहीं दिया जाता था। आप सोचिए 20,000 रुपए में क्या कोई करेगा। और वह भी राशि तब आती थी जब शादी ब्याह बीत चुके होते थे, सब कुछ हो चुका होता था। कभी कभी एक वर्ष तक नहीं मिलती थी, कभी मिलता ही नहीं था। बिना गारंटी के 5 लाख रुपए की, पहले चरण में 5 लाख रुपए तक का लोन ब्याज मुक्त देंगे। ब्याज की राशि जितनी लगेगी सब सरकार देगी। और साथ साथ हम लोग, जब वह व्यक्ति 4 वर्ष के अंदर मूलधन को वापस बैंक को कर देगा तो अगले चरण में उसको 7.5 लाख और उस राशि को वापस करने के उपरांत तीसरे चरण में 10 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण देने की कार्रवाई के साथ हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने 2027 विधानसभा में सीट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा, हम भिखारी नहीं हैं जो एसपी से सीट मांगेंगे। कोई प्रेशर नहीं बना रहे, हम तो अपनी लड़ाई की बात कर रहे हैं। आप क्यों प्रेशर में आ रहे हैं भाई? आप मत आओ प्रेशर में। हम कब कह रहे हैं कि आप प्रेशर में आओ? हम तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं, अपने नेताओं को तैयार कर रहे हैं कि चुनाव के लिए तैयार हो जाओ। इसमें हम किसी पे प्रेशर कहाँ बना रहे हैं? आप कह रहे हैं कि 80 और 17 वाला फार्मूला इस बार नहीं चलेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं का मानना है 35 से 40 से ज़्यादा विधानसभा सीटें आपको 2027 में नहीं देगी। तो हम मांग कब रहे हैं उनसे? हम भिखारी हैं क्या? हम नहीं मांग रहे हैं। कौन मांग रहा है उनसे भाई? किसने कह दिया कि हम 35 सीटें मांग रहे हैं, 50 सीटें मांग रहे हैं, 100 सीट मांग रहे हैं? हम कब मांग रहे हैं? हम भिखारी हैं। 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों पार्टी अगर कांग्रेस के समक्ष हैं, किसके साथ गठबंधन बेहतर रहेगा? ये तो पार्टी का फैसला होगा। तो गठबंधन में ही लड़ेंगे, इसलिए कन्फर्म है? ये भी नहीं, पार्टी का फैसला होगा। इमरान मसूद के बयान पर समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता मनोज यादव ने कहा कि इमरान मसूद के बयान से सिर्फ कांग्रेस को नुकसान होगा। वो भिखारी नहीं है, वो राजा हैं। तो उनकी लड़ाई भाजपा से है और भाजपा सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठी है। वो कहाँ लड़ पाए, कहाँ जीत पाए? पूरे देश में क्या स्थिति रही? 100 भी नहीं पार कर पाए। उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का नुकसान होगा। यूपी एक्सप्रेसवे का नया रिकॉर्ड बना रहा है। राज्य में 9 एक्सप्रेसवेज का प्रस्ताव तैयार है और प्रदेश में 6 एक्सप्रेसवे पर आवाजाही भी हो रही है और 6 निर्माणाधीन है। बताया जा रहा है कि नए एक्सप्रेसवे 20,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होंगे। तो 9 नए एक्सप्रेसवेज का प्रस्ताव तैयार है, 6 ऑपरेशनल हैं, 6 पर काम चल रहा है। पूरी तरीके से जाल बिछाने की तैयारी यूपी सरकार की है और 9 नए एक्सप्रेसवेज के लिए भी प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने नई दिल्ली का सरकारी बंगला खाली कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक 20 मई को बंगले की चाबी सीपीडब्ल्यूडी को सौंप दी गई। मायावती को 35 लोधी एस्टेट बंगला आवंटित था। बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उन्हें यह बंगला मिला था। मायावती के अचानक बंगला खाली करने को लेकर चर्चाएं गर्म हैं। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपना दिल्ली आवास यानी जो बंगला उनको अलॉटेड था वो खाली कर दिया है और 20 मई को उसकी चाबी सीपीडब्ल्यूडी को सौंप दी है। बसपा अध्यक्ष के तौर पर उनको लोधी स्टेट में बंगला मिला था जिसको उन्होंने खाली कर दिया है। बसपा अध्यक्ष के तौर पर उनको ये सरकारी बंगला दिया गया था। बसपा प्रमुख मायावती ने
नई दिल्ली स्थित अपने सरकारी बंगले को खाली कर दिया है। एकाएक बसपा चीफ द्वारा खाली किए गए इस बंगले को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं। मैं इस समय उसी बंगले के सामने मौजूद हूं जिसको मायावती ने खाली कर दिया है। आप कैमरे की नज़र से देख सकते हैं, ये लोधी स्टेट स्थित 35 नंबर बंगला है जिसमें 1 साल से मायावती निवास कर रही थीं। सूत्रों की माने तो 20 मई को इस बंगले की चाबी CPWD को सौंप दी गई है। इसको लेकर यहाँ पर चर्चाओं का दौर जारी है। दरअसल मायावती Z+ सिक्योरिटी से लैस हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी रीजन के चलते बसपा प्रमुख मायावती ने इस बंगले को खाली कर दिया है। पटियाला कोर्ट से पॉक्सो एक्ट के आरोपों से बरी होने के बाद पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह अयोध्या पहुंचे और इस दौरान बृजभूषण शरण सिंह ने विरोधियों पर जोरदार निशाना साधा और कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। मेरे चरित्र को ये खरोंच भी नहीं लगा सकते, नुकसान तो छोड़ दीजिए, ये खरोंच भी नहीं लगा सकते। और रहा सवाल कि थोड़ी बहुत कठिनाई आती है, थोड़ी बहुत परेशानी आती है, तो इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ी भगवान की योजना है। अब जैसे आज तक इस धारा के विषय में कोई नहीं बोलता है, आज मैं अयोध्या की पावन धरती से, जहाँ जिस धरती से राम राज्य की कल्पना की गई है, वहाँ खड़े होकर के कह रहा हूँ कि इसके दुरुपयोग पर विचार होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर अयोध्या पहुंचे। उन्होंने हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि में दर्शन पूजन किया और उसके बाद अनिल राजभर ने साधु संतों से मुलाकात करके उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने खुद को सौभाग्यशाली बताते हुए कहा कि बीजेपी की सरकारों ने इतनी मजबूती के साथ काम किया है कि सनातन का झंडा हजारों साल तक सुरक्षित है, जिसे कोई नहीं हिला सकता। बहुत से लोग हम लोगों से सवाल करते हैं कि आखिर मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने क्या किया। तो हमारे जैसे लोग जवाब देते हैं कि सनातन का झंडा इतना मजबूती से भाजपा की सरकारों ने गाड़ा है जिसे हजारों वर्ष तक कोई हिला नहीं सकता। आज देखिए, श्रद्धा का सैलाब आप सब लोग तो रोज कवर करते होंगे, लेकिन आज किस तरह से लोगों की जो जनभावना है आज अयोध्या जी की सड़कों पर दिखाई देती है। बिहार में लालू परिवार से खुशखबरी आई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर से पिता बन गए हैं। उनकी पत्नी राष्ट्री यादव ने बेटे को जन्म दिया है। तेजस्वी यादव ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है। सबसे बड़ी बुआ मीसा भारती ने सबसे पहले सेल्फी ली तो वहीं लालू प्रसाद यादव, रोहिणी आचार्य और हेमा वीडियो कॉल के जरिए अपने घर के नए सदस्य को देखा। संभल में जमाल सिद्दीकी ने जामा मस्जिद विवाद पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में हर मस्जिद के नीचे मंदिर मिलेगा क्योंकि ये सनातन की भूमि है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने संभल में हुए दंगे के लिए एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क को जिम्मेदार ठहराया। संभल में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी का जामा मस्जिद विवाद के मुद्दे पर बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान में हर मस्जिद के नीचे मंदिर मिलेगा क्योंकि ये सनातन की भूमि है। कोई भी मस्जिद अगर आप खोदेंगे तो नीचे मंदिर ही नहीं मिलने वाली है, मंदिर ही मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि ये जो भारतवर्ष है ये तो मंदिरों का देश था, सनातन की भूमि है, तो यहाँ तो पहले मंदिर ही थे। बाद में इस्लाम आया, यहाँ के लोगों ने इस्लाम को कबूल किया। वहीं पिछले साल संभल में हुए दंगे को लेकर उन्होंने समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क पर कड़ा निशाना साधा। उन्होंने दंगे के लिए सीधे तौर पर एसपी सांसद को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने जिस प्रकार से युवाओं को भड़काने का काम किया, उन्होंने जिस प्रकार से हिंदू मुस्लिम में दंगे लगाने का काम किए, जो संभल में दंगा हुआ वो सिर्फ और सिर्फ सांसद वर्ग की जिम्मेदारी है। उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। संभल के हरिहर मंदिर और मस्जिद विवाद पर बीजेपी ने कहा कि मामला कोर्ट में लंबित है। पार्टी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि सभी पक्षों को कोर्ट पर भरोसा रखना चाहिए। संभल में श्री हरिहर मंदिर वर्सेस जामा मस्जिद का विवाद माननीय न्यायालय के समक्ष है। देश कानून और संविधान से चलता है और सभी पक्षों को
न्यायालय पर भरोसा रखना चाहिए। संभल में शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद में लगातार बयानबाजी जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी के हर मस्जिद के नीचे मंदिर होने के बयान पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने तीखा हमला बोला। उन्होंने जमाल सिद्दीकी को मानसिक विकृत बताया। भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमील सिद्दीकी साहब चले गए थे संभल और उन्होंने कहा है कि भारत सनातन की भूमि है, यहाँ जो भी मस्जिद आप खोदेंगे उसके नीचे मंदिर ही निकलेगा। ऐसे मानसिक रूप से विकृत लोगों की बात का कोई मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बिजली कर्मचारियों से हड़ताल नहीं करने की अपील की। आपको बता दें, कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में 29 मई से बिजली कर्मियों की हड़ताल का ऐलान किया था और उन्होंने कहा कि फिर भी अगर हड़ताल होती है तो दोषी यूनियन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। मंत्री ने भरोसा दिया कि सरकार इमरजेंसी व्यवस्थाओं के साथ पूरी तरह तैयार है। आवश्यक सेवा को देने में अगर कोई व्यक्ति या कोई संस्था या कोई यूनियन विक्षेप करती है तो हम उसके साथ सख्ती से निपटने के लिए भी हम तैयार हैं और सरकार ने इसके लिए सारी इमरजेंसी व्यवस्थाएं भी कर लिया है कि अगर कोई विक्षेप करने का कोशिश करेगा तो हम उसका सामना करते हुए हम जनता को ऐसी किसी मुश्किल में पड़ने न दें, उसके लिए सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने कर लिया है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद की सनातन जन आक्रोश यात्रा आज निकलने से पहले लखनऊ में रोक दी गई। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर इस यात्रा को रोक दिया और विश्व हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय को हाउस अरेस्ट कर दिया। यह यात्रा सनातन धर्म के लोगों को जागरूक करने के लिए निकाली जा रही थी। जो हमारे साथी मारे गए हैं कश्मीर में, इन निहत्थों को मारा गया, वो भी धर्म पूछ के गोली मारी गई है। ऐसी स्थिति में हम सभी लोग उनको ऐसा जागरूक करेंगे कि अगर 4 आतंकवादी थे, हमारे 26 लोग थे, एक को मारा तो दूसरे को तो तय था कि मरना है, तो ये जागरूकता करेंगे तुम मारो या मरो, उनको पकड़ के ही करना चाहिए। यह घटना बड़ा हृदय विदारक है, हम सभी लोगों को जागरूक करें। राजस्व विभाग में लंबे वक्त से खाली पदों को भरने की कवायद तेज हो गई है। तहसीलदार, नायब तहसीलदार, लेखपाल और कनिष्ठ सहायकों के खाली पदों को जल्द भरा जाएगा। नायब तहसीलदार, लेखपाल, कनिष्ठ सहयोगियों, सहायकों के पदों के लिए भर्ती आयोगों के प्रस्ताव को भेजी गई है, जिसमें लेखपाल के 7,994, कनिष्ठ सहायकों के 1,756 पद शामिल हैं। तहसीलदारों के 300 पद पदोन्नति से भरे जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खाली पदों को भरने का निर्देश दिया है।